हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हमारी जो लेटेस्ट जो न्यू पीरियोडिक टेबल है, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आपकी बुक के पेज नंबर 86 के ऊपर ये पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। तो सबसे पहले मैं और बहुत कुछ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर ट्रेंड चलते हैं, क्या है। सबसे पहला जो इसके अंदर इसको क्लासिफाइड किया किस तरह से है, तो देखो, सबसे फर्स्ट टाइम जो है ये पीरियोडिक टेबल जो है, इसके अंदर एलिमेंट्स का जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो एटॉमिक मासेस से नहीं किया है। डॉबरनियर से लेकर के और जो लास्ट मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल आई थी, उसके अंदर जब भी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ है ना, उसके अंदर हमने उसका बेस माना है एटॉमिक मासेस को। एटॉमिक मास होता है उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है ना। एटॉमिक मास जो होता है हम काउंट करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से करते हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या था, एटॉमिक मास थे जो कि होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो तो हम नेग्लिजिबल मानते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लगभग, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है ना वो लगभग नेग्लिजिबल है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हम लोग इसके अंदर मान रहे थे। तो इसमें क्या होता था कि जो आइसोटॉप्स हैं, यानी जिसके अंदर प्रोटॉन तो सेम होते हैं लेकिन जिसका न्यूट्रॉन जो है ना वो अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन तो एक होगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है ना इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। 3 तरह के इसके अंदर ट्राइटियम। तो तीनों के अंदर न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। एक के अंदर 1 होता है, दूसरे के अंदर 2 होते हैं और तीसरे के अंदर 3 होते हैं। तो हाइड्रोजन का ही एटॉमिक मास जो है ना, उसके हिसाब से हाइड्रोजन के पास में 3 स्पेस होने चाहिए, क्योंकि इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 3 आइसोटॉप्स के अंदर, चूँकि ये इसके आइसोटॉप्स हैं, तो इसके आइसोटॉप्स के अंदर एक हाइड्रोजन के पास में 3 स्पेस होने चाहिए, क्योंकि एक में इसका एटॉमिक मास 1 है, एक में इसका एटॉमिक मास 2 है, एक में इसका एटॉमिक मास 3 है। तो ये इस तरह से होता है इसके अंदर। तो इस वजह से ये इनके न्यूट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की जो होती है ना वो अलग अलग होती है। तो आइसोटॉप्स इसकी वजह से एटॉमिक मासेस जो है ना, उसके अलावा जैसे कोबाल्ट और निकल वाला जो था वो भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो एक साइंटिस्ट आए, हेनरी एंड मूसली। तो हेनरी एंड मूसली जो था ना वो एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा कि अगर हम एटॉमिक मासेस की जगह अगर हम एटॉमिक नंबर, इन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर को अगर हम इसका वो बना लें, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसके बारे में अगर हम बेस लेकर के क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आज तक हमने फेस किया है क्लासिफिकेशन के अंदर, वो हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए हेनरी एंड मूसले, ये 1913 के अंदर इन्होंने ये बताया था। साइंटिस्ट का नाम है हेनरी मूसले। 1931 के अंदर इन्होंने ये क्लासिफिकेशन हमें बताया था कि आप एटॉमिक नंबर से इसका क्लासिफिकेशन करिए, ताकि बहुत सारी जो हमारी चेंजेस हैं वो इसके अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो मेंडलीव्स के अंदर जो ड्रॉबैक था, इसको हमने लिया क्यों, क्योंकि इसके पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो मेंडलीव ने किया था। तो मेंडलीव के क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमने लिमिटेशंस पढ़े थे, उसके अंदर पहला था कि वहाँ पर आइसोटॉप्स के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी कि आइसोटॉप्स जो है उनको हम कैसे रखें। यानी आइसोटॉप्स ऐसे, यानी जिसके अंदर प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स जिसके अंदर डिफरेंट होते हैं। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जैसे क्लोरीन जो है उसका एक 35 होता है और एक क्लोरीन जो है उसका 37 भी होता है। एटॉमिक मास के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये दोनों होते हैं, तो इनको हमको अलग अलग जगह देनी चाहिए अगर इनके मासेस अलग अलग हैं तो। लेकिन अगर हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर ले लें, तो जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है ना, वो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन जो है ना वो 17 है। तो अगर हम इससे लेते हैं तो क्लोरीन का कोई भी आइसोटॉप होगा ना, चाहे उसके अंदर, लेकिन प्रोटॉन या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो हमेशा 17 ही होंगे,
ठीक है ना। तो आइसोटॉप्स का जो प्रॉब्लम है कि अगर आइसोटॉप्स है तो मासेस के हिसाब से इनको अलग स्पेस देना चाहिए, अलग इनको जगह मिलनी चाहिए, वो यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि अगर मतलब इनका अगर एटॉमिक मास अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर तो एक एलिमेंट का हमेशा सेम ही रहेगा, तो ये आइसोटॉप्स का प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गया। और दूसरा उसके अंदर एक पोजीशन आ रहा था कि कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट एंड निकल जो था ना, वहाँ पर उनको हमने अलग अलग जगह दे रखी थी, क्योंकि कोबाल्ट जो है उसका निकल से पहले आ रहा था, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो है वो निकल से ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा है लेकिन फिर भी पहले आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि एटॉमिक नंबर जो है ना वो कोबाल्ट का होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है एक सेकेंड, कोबाल्ट जो है वो एटॉमिक नंबर है 27 एंड निकल का एटॉमिक नंबर है 28। तो अगर हम इनको इंक्रीजिंग ऑफ रखते हैं एटॉमिक नंबर, तो सबसे पहले कोबाल्ट आएगा 27, देन 28, यानी ये कोबाल्ट और निकल, इस तरह से जो इनको हमने अरेंज किया था वहाँ पर। जबकि इनका एटॉमिक मास जो है वो है, कोबाल्ट का जो था ना एटॉमिक मास जो है और निकल का जो कोबाल्ट एटॉमिक मास है वो कोबाल्ट का ज़्यादा था, निकल से ज़्यादा था एटॉमिक मास। तो होना चाहिए था कोबाल्ट को पहले, बाद में निकल को पहले, ये मेंडलीव्स में होना चाहिए था, क्योंकि हम एटॉमिक मास से कर रहे थे। लेकिन अगर हम नंबर से करते हैं तो ये 27 एंड 28, तो ये कोबाल्ट और निकल वाला जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर मेंडलीव्स वाला जो है वो सॉल्व हो जाता है हमारा। तो इसलिए ऐसा ही और भी बहुत सारे आगे हम एक्सप्लेनेशन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सब साइंटिस्ट ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि अब हम क्लासिफिकेशन जो है वो एटॉमिक नंबर के थ्रू करेंगे। तो एटॉमिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर क्लासिफिकेशन जो है वो एटॉमिक नंबर से हुआ है। अब हम इस एटॉमिक नंबर वाली जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि ये क्या है। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना उसके अंदर सबसे पहले ये हमने जो भी इसका क्लासिफिकेशन किया है, देखो इसके अंदर क्या है कि इनको जो हम ये वर्टिकल कॉलम्स है ना इनको हम कहते हैं ग्रुप, ये है ग्रुप। तो यहाँ पर कितने ग्रुप हैं, 1 से लेकर के 18 तक इसके अंदर ग्रुप हैं, ठीक है ना। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है, 18 ग्रुप है यहाँ पर। 1 से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12, देन अगेन 13 14 15 16 17 एंड दिस वन इज 18। तो ये हो गए इनके ग्रुप्स, यानी वर्टिकल कॉलम्स जो हैं उनको हम ग्रुप कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम पीरियड्स कहते हैं। तो इसके अंदर 7 पीरियड्स थे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड्स इसके अंदर हैं। तो ये जो है वो हमारी एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस तरह से हमने बनाई है, ठीक है। ये जो नीचे के जो आपको 2 दिख रहे हैं, एक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, ये इसी टेबल में से ही लिखा। देखो यहाँ पर लेंथेनाइड 57 नंबर पे ऊपर एक स्टार बना हुआ है, और ये एक्टिनाइड है, एक्टिनियम है, इसका 89 नंबर के ऊपर है। तो देखो यहाँ पर ये 57 नंबर है और उसके बाद ये 72 आ गया। तो 57 से 72 यानी कि 58 से लेकर के 71 तक के नंबर जो हैं वो यहाँ पर हैं। चूँकि ये एक जैसी प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हिसाब से इनको इसी हॉरिजन में रहना था इसलिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम इनको लगाते तो ये टेबल बहुत लंबी हो जाती, इसको हम इस तरह से प्रेजेंट ही नहीं कर पाते, इसलिए इन दोनों को यहाँ से उठा करके हमने यहाँ पर नीचे रख दिया है। अगर आप इनको देखें तो ये यहीं पर ही, इनके बीच में ही, यहाँ पर देखो 57 से 72 के बीच के नंबर यहाँ पर है, और 89 से लेकर के और 104 के बीच के नंबर यहाँ पर हैं। तो ये दोनों टेबल्स जो है उन्हीं को ही कंप्लीट हो रही है ये। तो ये हमारे ग्रुप्स हो गए जो 18 हैं, और पीरियड्स जो हो गए वो हमारे 7 हैं। और अब ने इसके अंदर हमने जो भी एलिमेंट्स जो हैं उनको एटॉमिक नंबर से डिस्क्राइब किया है। तो हाइड्रोजन जो है उसको फर्स्ट नंबर मिला, जो हमने फर्स्ट नंबर के ग्रुप में रखा है। और हीलियम जो कि एक नोबल गैस भी आती है, उसको 18 नंबर के ग्रुप में रखा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ना उसका जो जगह है वो भी ठीक तरह से एक तरह से सेटल
हुआ लगता है, जो आज तक हाइड्रोजन को किसी भी पीरियोडिक टेबल में सही प्लेस नहीं मिला था। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आप देखो कि ये इतने सारे जो बने हुए हैं हमारे पास ग्रुप हैं, इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप यहाँ पर हैं, ये 3 से लेकर के 12 तक यहाँ पर हैं। उसके बाद ये पिंक कलर का आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर ये है, और उसके बाद ये वापस से ये नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से है। इसके अंदर आप देखो ये मेटल्स हैं, ये जितने भी आपको हल्के से ग्रीनिश तौर पे जो दिख रहे हैं ना, ये सारे मेटल्स हैं। हाइड्रोजन जो है इसको इसीलिए ऊपर में रखा हुआ है और ये येलो कलर का है। मेटलॉइड्स जो हैं वो पिंक कलर में हैं, जो एक तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ से लेकर के और ये जितना भी है ये 116 तक, ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये सारे मेटल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जितने भी येलो आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी येलो हैं ये सारे हैं नॉन मेटल्स, और इसके बीच में जो ये मेटेलॉइड्स हैं, ये जो पिंक कलर के हैं, जैसे कि बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, फिर उसके बाद ये SbTe, ये सब जो हैं पिंक कलर वाले जो भी दिख रहे हैं हमको, ये सारे जो है ना मेटेलॉइड्स हैं। मेटेलॉइड्स यानी ऐसे एलिमेंट्स जो कि मेटल और नॉन मेटल्स दोनों के बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं। थोड़े मेटल्स जैसे हैं, थोड़े नॉन मेटल्स के जैसे हैं। तो इस तरह से इनका प्लेस जो है ना वो भी एकदम वेल डिफाइन हो गया कि ये मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, और इनके बीच में जो एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर दोनों के जैसी प्रॉपर्टी आती है, तो वो भी इनका जगह भी यहाँ पर एकदम सही से आ गया। तो इस तरह से इस पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन हुआ है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अगेन देन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, ये यहाँ पर इस तरह से बीच में हमने यहाँ पर 2 ग्रुप जो है ना, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 पीरियड्स जो है ना ये डिसकंटिन्यूस होते हैं, इनके अंदर थोड़ा सा कनेक्शन का डायरेक्ट नहीं कनेक्शन है। उसके बाद जो नीचे के हैं ये सारे कनेक्टिंग है। अगेन वापस जो नीचे 57 और 89 है उसके बीच में भी ये डिसकंटिन्यूस यहाँ पर हो रहा है। तो ये इस तरह से ये इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। तो ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसको एक बार आप लोग पढ़िए अपनी बुक में, एक बार इसको रीडिंग ज़रूर करिएगा। बहुत कुछ इसमें नहीं पढ़ना है हम लोगों को, इस लेवल पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मेनली हम इसके अंदर जो ट्रेंड्स है ना उनके बारे में जाएंगे, उनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल आती है। अब नेक्स्ट जो है ना इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ट्रेंड्स कैसे हैं, और इनके ग्रुप नंबर को देख के या इनके पीरियड्स नंबर को देख करके हम इनके बारे में क्या समझ सकते हैं, इनको हम कैसे क्वालिफाई, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो ये सब कुछ हम इसके अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है ना, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है उससे हमको उसके बारे में उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चलता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको लिथियम का लूँ, तो देखो हाइड्रोजन का सबसे पहले मैं लेती हूँ, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है ना वो 1 है। तो इसके अंदर प्रोटॉन जो होंगे ना वो भी 1 होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा ना, जैसे कि ये हम पहले लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, मैं अभी आपको एक बार सिर्फ इसके पीरियोडिक टेबल के रेफरेंस में ही ये बता रही हूँ। तो इसका जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो K में रहेगा। तो यानी इसकी आउटर मोस्ट शेल, जैसे कि ये हाइड्रोजन है, इसका न्यूक्लियस और ये इसकी शेल हो गई, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन के नीचे देखो आप लिथियम आता है। तो लिथियम जो है ना इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो इसके अंदर प्रोटॉन जो होंगे वो भी कितने हो जाएंगे, 3। और इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें, हम प्रोटॉन की बात नहीं करते, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे। तो इसका शेल जो है उसके अंदर कैसे होगा, K और L दोनों आ जाएगा। देखो K के अंदर हमको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ये 2 चला गया, और L के अंदर 1 आ गया। यानी इसके आउटर मोस्ट शेल जो है उसके अंदर, इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये लिथियम के अंदर 2 शेल हैं,
इसके अंदर वाली में 2 हैं और बाहर वाली में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। हम ये किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप नंबर 1, जिसके हम ऊपर से नीचे तक की बात कर रहे हैं। अब जैसे आता है सोडियम, इसके अंदर थर्ड एलिमेंट आता है सोडियम। सोडियम के अंदर क्या है? इसके अंदर एटॉमिक नंबर है 11, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए इलेक्ट्रॉन। तो Kl और हम M की बात करेंगे अब हम, तो इसके अंदर 2, 8 और 1, ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब हम ग्रुप नंबर की बात करते हैं तो हमको इसका ग्रुप का नंबर देखते ही पता चल जाएगा कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, 16 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो ये 16 अगर मैं ग्रुप नंबर आती हूँ तो इसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। तो पहले मैं 16 ना आकर के आपको सेकंड में बताती हूँ कि जैसे बेरिलियम है, तो बेरिलियम है, इसका 4 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 एंड इसका इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके अंदर 4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 एंड 2, यानी आउटर मोस्ट के अंदर जो है वो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी हैं। अब बेरिलियम के नीचे अगर मैं मैग्नीशियम छोड़ करके कैल्शियम पर आ जाती हूँ, तो कैल्शियम के अंदर 20 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे 20 और ये भरेगा कैसे? 2, 8, 10 हो गए। उसके बाद अगेन इसके अंदर एक आता है 8 और फिर आता है इसके अंदर 2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैल्शियम का, 2, 8, 8 एंड 2। तो ये इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। ये जो भरने वाला जो क्रम है ना, इसको हम लोग जैसे कहते हैं कि देखो Kl तो 2 और 8 में हो जाता है, उसके बाद M जो होता है ना उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन आने के लिए क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है कि पहले इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं और उसके बाद शेल अगेन चेंज हो जाती है, उसी के अंदर एक सब शेल रहती है जिसके अंदर 8 एंड आगे फिर जो फर्दर मोर इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इस तरह से इसके अंदर भरते हैं। अब यानी अगर हम 2 नंबर ग्रुप की बात करते हैं तो हमको इसको देख के समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से जैसे अगर हम लोग कार्बन का लेते हैं तो कार्बन का 6 है, इसका नंबर देखो ग्रुप नंबर तो है 14। तो हमको भी पता है कि इसके अंदर कैसे होगा, जैसे कि अगर कार्बन है तो इसका 6 है तो इसके अंदर 2 आएंगे एंड 4 आएंगे, ठीक है ना। तो इसके आउटर मोस्ट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इस ग्रुप में ऊपर से नीचे तक जितने भी हैं सबके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जैसे 13 है ना, तो 2, 8 एंड 1, इसको आप इस तरीके से समझो। 30 को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? 2, 8 एंड देन 1। इसी तरह से 16 है तो उसको भी हम इसी तरीके से 2, 8 एंड 10 हो गए तो प्लस 6 हो गए, तो इसके आउटर मोस्ट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन के गेनर हैं या इलेक्ट्रॉन के डोनर हैं। ये सब भी हमको इसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले अच्छे से पढ़ लिया है। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हमको इनके ग्रुप नंबर देख के एटॉमिक नंबर से हम इनके बारे में क्या क्या, अच्छा जिसके हमको ये भी पता है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर किसी के आउटर मोस्ट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल में हैव 1 इलेक्ट्रॉन, देन that element always want to donate that electron, ठीक है ना। ये अधिकतर चाहेगा कि हम अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें ताकि हमारा जो मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो सही हो जाए, नोबल गैस के जैसा हो जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो वो हमेशा क्या करेंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे तो उनकी रिएक्शन करने की जो और उनकी जो दूसरों से जो इलेक्ट्रॉन लेने की जो
कैपेबिलिटी होगी वो भी सेम होगी। तो इसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो इनकी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक मैच हो जाती हैं, ठीक है ना। अब जैसे किसी के अंदर आउटर मोस्ट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो दैट एलिमेंट ऑलवेज वांट टू गेन, वो क्या करेगा कि हम गेन कर ले, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो वो दे नहीं सकता ना, डोनेट नहीं कर सकता, तो वो गेन करेगा। तो गेन करने का मतलब हो गया कि वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होगा वो एलिमेंट, और अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा। तो और किस तरह से रिएक्शन करेगा, वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो सारी एक जैसी होने लगेंगी। यानी एक ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे तक जब हम आते हैं ना, तो इनके सबके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक जैसे होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी सेम होगी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। तो एटॉमिक नंबर से हमको ये भी बहुत सही तरीके से हम इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से भी इनका क्लासिफिकेशन एकदम सही हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको इनके अंदर जो मेन ट्रेंड्स है ना उसके बारे में बताऊंगी। हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में यहाँ नहीं पढ़ना है, तो जो मेन जो इनके अंदर ट्रेंड्स चलते हैं ना इनके ग्रुप्स में और इनके हॉरिजॉन्स में, यानी पीरियड्स में और ग्रुप में जो ट्रेंड चलते हैं उनके बारे में हम डायरेक्ट पढ़ते हैं अभी यहाँ पर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।